जितना इन दलितों पे गुजरा है ना, किसी और पे गुजरता तो गुजर गए रहते लोग। बहुत सहा है उन लोगों ने। अब सब ये चीज रियलिटी है बाबू। आपको पता है केरल में एक जगह था त्रावणकोर, वहां दलित महिलाओं को स्तन नहीं ढकने दिया जाता था। उन्हें स्तन खोल के चलना पड़ता था, इसलिए कि वो दलित हैं, दिख सके। और अगर स्तन ढकना चाहती हैं तो टैक्स देंगी मूलाकर्म। अब सोच सकते हैं देश में हुआ है, समझ। दलित जब चलते थे ना तो पीछे झाड़ू और बोरा बांध दिया जाता था रस्सी में कि उसके पैर के निशान मिट जाए। आगे जाके सोचे तो मनुस्मृति केवल एक ग्रंथ नहीं है, ऐसे अनेक स्मृतियाँ हैं। जैसे कि मनुस्मृति, मेरे हाथ में मनुस्मृति है, आप देख सकते हैं 9वां अध्याय। ये महिलाओं के प्रति ही आचार संहिता है, इसमें ये है मनुस्मृति है। और जो तथाकथित लोग उच्च स्तर के वर्ग के हैं, उनका जीवन स्तर सुखी एवं आरामदायक हो, इसके लिए तथाकथित निम्न स्तर पर रखे हुए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इनमें से कई प्रावधान चारों वर्णों की महिलाओं के लिए थे। साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी महिलाओं के लिए उस मनुस्मृति में कुछ ऐसे नियम और कानून का उल्लेख किया गया है। अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा, उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, से वंचित कर दिया है। मुझे मोहन भागवत से एक बात कहनी है। देश आज़ाद होने से पहले और संविधान राष्ट्र बनने से पहले हमारे देश की व्यवस्था किस आधार पर और कैसे चलती थी, आइए आज हम ये विस्तार से जान लेते हैं। यह कहानी कई हजार साल पहले की है। कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 साल पहले की है, कुछ लोग कहते हैं कि 12,000 साल पहले की है, कुछ लोग कहते हैं कि 3,000 साल पहले की है, और कुछ लोग कहते हैं कि 2,000 साल पहले की है। जहाँ मनुस्मृति यह ग्रंथ अस्तित्व में आया। इस ग्रंथ के रचयिता महर्षि मनु थे। उन्होंने मनुस्मृति नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आचार संहिता यानी कानून, क्या करना है क्या करना नहीं है, ये सब वर्णन किया था। कोई कार्य करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या नियम, पुरुषों के लिए क्या नियम, यदि कोई गलती करता है या नियमों के विपरीत आचरण करता है तो उसे क्या दंड देना चाहिए, ऐसे कुछ आचरण के नियमों का उल्लेख मनुस्मृति ग्रंथ में विस्तृत में किया गया है। और इसी पुस्तक के अनुरूप हमारे देश के सामाजिक मूल्य चलती थी, देश चलता था। आगे जाके सोचे तो मनुस्मृति केवल एक ग्रंथ नहीं है, ऐसे अनेक स्मृतियाँ हैं। जैसे कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, देवल स्मृति आदि ऐसे कई स्मृतियाँ हैं, और वे सभी मनु द्वारा लिखी गई थी। क्या मनु यह नाम एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता था, 2 व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या पूरे समूह के लिए यानी संघ को यह मनु कहा जाता था, अभी तक कोई नहीं जानता है। इससे भी अधिक स्मृतियाँ लिखी गई है, और प्रमुख स्मृति मनुस्मृति थी, जिस पर हमारे देश की व्यवस्था चलती थी। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि मनुस्मृति का सटीक मॉडल नमूना क्या था जिस पर हमारे देश की व्यवस्था निर्भर थी। तो देखिए, यहाँ पर हजारों साल पहले मनुस्मृति के अनुसार 4 वर्ण व्यवस्था यानी चतुर्वर्ण की स्थापना हुई थी, और ये 4 वर्ण व्यवस्था इस प्रकार थी। हजारों साल पहले ब्राह्मणों ने अपनी कल्पना से एक मूर्ति बनाई और उसका नाम ब्रह्मा रखा। तथाकथित ब्रह्मा के श्रीमुख से यानी मुख से ब्राह्मण वर्ग का उत्पन्न हुआ और जन्म हुआ। क्षत्रिय वर्ग का जन्म भुजाओं से यानी कि बाइसेप से हुआ। जंघा से यानी थाइस से वैश्य वर्ग का जन्म हुआ। पैर के तलवे से शूद्र का जन्म हुआ। इस 4 वर्ग के अलावा, वर्ण के अलावा एक और वर्ग था, वर्ण था। यह मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यह देखते हैं कि पहले इन 4 वर्गों के कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या थी। सबसे पहले हम ब्राह्मण वर्गों के कार्य क्या थे वो देखेंगे। ब्राह्मण वर्ग के लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य: ज्ञान प्राप्त करना, नए नए ज्ञान प्राप्त करना, मंदिर में पुजारी के रूप में काम करना, दक्षिणा इकट्ठा करना, और निम्नलिखित 3 वर्गों को पढ़ाना यानी शिक्षक का, अध्यापक का पेशा निभाना, टीचिंग करना। और आगे जाके क्षत्रिय वर्ग का कार्य अपने क्षेत्र की रक्षा करना, आज की भाषा में कहे तो गांव, जिले और राज्य के लोगों से कर वसूलना,
लोगों का भरण पोषण करना, युद्ध करना और उनके क्षेत्र में व्यवस्था कैसी होगी इसका ध्यान रखना, अपना प्रदेश सुचारू रूप से चलाना, यज्ञ करना और दान देना एक क्षेत्रीय लोगों का कार्य होता था। वैश्य इस वर्ग के लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य कृषि करना, पशुपालन करना, खेती करना, साहूकारी करना, विभिन्न व्यवसाय और व्यापार करना था और उपरोक्त ऊपर के दोनों वर्गों के लोगों को सुविधा प्रदान करना, उनकी सेवा करना यह था। और निचले स्तर पर आए तो इस वर्ग को शूद्र कहा जाता था। शूद्र वर्ग के लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य कड़ी मेहनत करके विभिन्न कलाओं और शिल्पों का कार्य करना और इतना कष्टदायक कार्य करके उपरोक्त ऊपर के 3 वर्गों को सुविधाएं प्रदान करना और उनकी सेवा करते रहना था। और 5वां एक वर्ग था, वो अछूत वर्ग था, अनटचेबल, अर्थात किसी भी चीज को छूने या स्पर्श करने की अनुमति इस वर्ग को नहीं थी। इसे अछूत वर्ग कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था में इस वर्ग को सबसे निचले स्तर पर स्थान दिया गया। इस वर्गों द्वारा, इस समुदाय द्वारा किए जाने वाले कार्य कुछ इस प्रकार थे। उनके कार्य साफ सफाई करना, मृत पशुओं को ढोना, विलेवाट करना, निपटारा करना उसका, तथा पशुओं की खाल से विभिन्न वस्तु बनाना, झाड़ू पोछा करके अपने क्षेत्र को साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित रखना। इस वर्ग के लोगों को न सीखने का अधिकार था, न ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था, न उद्यम में निवेश करने का अधिकार था, न संपत्ति खरीदने और बेचने का अधिकार था, न व्यापार करने का अधिकार था। उपरोक्त ऊपर के 4 वर्गों की सेवा करना और सेवा करके भी गुलाम बन के रहना। इसके बावजूद भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अर्थात इन वर्गों को मुख्य धारा से अलग रखा गया, वंचित रखा गया और इस वर्ग को, इस समुदाय को गांव के बाहर रखा गया। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समुदाय के साथ अमानवीय, निर्ममतापूर्वक, बेरहमी से और क्रूरता से रूथलेस व्यवहार किया गया है। संविधान राष्ट्र बनने के पहले मनुस्मृति के अनुसार भारतीय व्यवस्था, हमारी भारतीय व्यवस्था कुछ इस प्रकार से, इस पद्धति से चलती थी। संक्षेप में कहे तो यदि हम वर्ण व्यवस्था को देखें तो जैसे जैसे हम निचले स्तर पर वर्ग पर आते हैं, क्योंकि अधिक जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाने पड़ते थे और जो तथाकथित लोग उच्च स्तर के वर्ग के हैं उनका जीवन स्तर सुखी एवं आरामदायक हो, इसके लिए तथाकथित निम्न स्तर पर रखे हुए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब महिलाएं सोच रही होंगी कि क्या मनुस्मृति में महिलाओं के लिए अधिकार, आचार संहिता, नियम और कानून का कोई प्रावधान था या नहीं। जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है, सवाल है, उनके लिए कोई अधिकार नहीं थे। केवल महिलाएं घर का सारा काम करती रहे, जैसे कि खाना बनाना, पोछा लगाना और बार बार दिन भर यही काम करना और यही काम करती थी ताकि महिलाओं को घर से बाहर न जाना पड़े। बेशक चूल्हा चौकट और बच्चा सब कुछ यही तक सीमित था महिलाओं का। महिलाओं को मकान के चौकट के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। यदि वो जाती है तो उन्हें अपना चेहरा कपड़े से ढककर बाहर जाना चाहिए, यानी घूंघट ओढ़कर बाहर प्रवेश करना चाहिए मकान के। एक लड़की को बचपन में अपने पिता की सुरक्षा में रहना चाहिए। जब वह जवान हो जाए तो अपने पति की आज्ञा और सुरक्षा में रहना चाहिए और बूढ़ी होने पर अपने बेटे के संरक्षण में रहना चाहिए। संक्षिप्त में कहे तो महिलाएं पिता, पति और लड़के के आज्ञात में रहना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि महिलाएं स्वतंत्र देने के योग्य नहीं है, उस लायक नहीं है। महिलाएं केवल उपभोग की वस्तु प्रति है। इनमें से कई प्रावधान चारों वर्णों की महिलाओं के लिए थे। साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी महिलाओं के लिए उस मनुस्मृति में कुछ ऐसे नियम और कानून का उल्लेख किया गया है। यदि आप थोड़ा आगे जाके सोचे तो 5वीं स्तर की वर्ग की जो तथाकथित अछूत महिलाएं थी उनका जीवन कैसा होगा। पहली बात तो अछूत वर्ग और उसमें भी स्त्री के रूप में जन्म, उन्हें तो प्रतिदिन नरक यातना सहनी पड़ी होगी। और कौन किस रूप में जन्म लेगा और कौन किस रूप में जन्म लेगा ये केवल तुक्का है और कुछ नहीं है। तुक्का यानी प्राकृतिक है। इसलिए मुझे लगता है कि पुरुषों को पुरुष जन्म मिला है तो इतना अहंकारी ना होके या महिलाओं को तुच्छ समझना ये सही बात नहीं है, एक गलत बात है। आपको पुरुष जन्म मिला है वह केवल एक तुक्का है, प्राकृतिक है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है।
मनुस्मृति में 9वां अध्याय महिलाओं के बारे में ही है। मेरे हाथ में मनुस्मृति है, आप देख सकते हैं 9वां अध्याय। ये महिलाओं के प्रति ही आचार संहिता है, इसमें ये है मनुस्मृति है, ऐसी रहती है मनुस्मृति, आप देख सकते हैं। पढ़िए, आप जरा पढ़िए, अध्ययन कीजिए, आपको समझ में आएगा कि हमारा देश स्वतंत्र पूर्व में संविधान राष्ट्र बनने से पहले कैसे चलता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि उनका यह मानना है कि कर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था चलती थी, जन्म के आधार पर नहीं। अर्थात कर्म के आधार पर, यानी आप क्या करेंगे, उदाहरण के लिए सीखना, सिखाना, अध्ययन करना, अध्यापक बनना, यह कार्य करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था। जो व्यक्ति युद्ध कला में निपुण हो उसे क्षत्रिय कहा जाता था। जो व्यापार करता था उसे वैश्य कहा जाता था, और जो कुछ नहीं करता था, जो निकम्मा होता था, उसे अछूत या शूद्र कहा जाता था। कुछ लोगों का ऐसा एक मत है, इससे ही कर्म के आधार पर चलने वाली वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इस भारतीय मनुस्मृति ग्रंथ में हस्तक्षेप किया और जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था कर दिया, और अंग्रेजों ने ही हर जगह ब्राह्मणवाद फैलाया। अब जन्म के आधार पर चलने वाली वर्ण व्यवस्था क्या है, इसे समझते हैं। जिस वर्ग में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस व्यक्ति ने वही काम कार्य करना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति चातुर्वर्ण्य वर्ण व्यवस्था के उच्च स्तर यानी तथाकथित ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ है, उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, दान लेना चाहिए, दक्षिणा लेनी चाहिए, और यदि वह कुछ भी करना चाहता है तो उसे वह नहीं करना चाहिए। उस पर वो करने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। तथाकथित यदि कोई क्षत्रिय वर्ग में पैदा हुआ है तो वह केवल युद्ध करेगा, दान करेगा और कुछ नहीं करेगा। इसके अलावा वैश्य और शूद्र वर्गों में जो पैदा हुए लोग हैं, उस वर्ग को सौंपे हुए वो कार्य करेंगे, अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे, अन्य कोई भी उन्हें विकल्प नहीं है। यदि कोई अछूत वर्ग में पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने वही काम करना अनिवार्य है जो करने के लिए उन्हें सौंपा गया है, और वह मुख्य काम करके भी, कार्य करके भी मुख्य धारा से दूर रहना चाहिए। इससे ही जन्म के आधार पर चलने वाली वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। तब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर चलती थी, और अंग्रेजों ने आकर शास्त्रों में हस्तक्षेप किया और उसे जन्म के आधार पर कर डाला। जो लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, उनका यह कहना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अंग्रेज भारत में 2500 साल पहले नहीं थे। इससे यह साबित होता है कि 2500 वर्ष से साल से वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर ही चली आ रही थी, क्योंकि 2500 साल पहले श्रमणवाद संस्कृति के वर्धमान महावीर जैन अर्थात जैन धर्म के संस्थापक और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म के संस्थापक, इन्होंने ब्राह्मणवाद संस्कृति के खिलाफ जम के विरोध किया था। इसलिए यह निश्चित रूप से साबित हो गया है कि वर्ण व्यवस्था हजारों साल से जन्म के आधार पर स्थापित की गई थी, न कि कर्म के आधार पर। अब कुछ दार्शनिक है, फिलोसोफर है, विचारक है, जिन्होंने धर्म का अध्ययन किया है, उनका मत यह है कि ब्राह्मण धर्म, जिसे अब हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, इस हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण उपनिषद और वेद है। ऐसी स्मृतियाँ कितने लोगों ने कितने लिखी हुई है, उसे इतना महत्व नहीं देना चाहिए। हजारों साल पहले जिन ग्रंथों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, उन्हें महत्व देकर हमने इस ब्राह्मणवादी धर्म यानी आज के हिंदू धर्म में बहुत से असमानता पैदा की है, और हमारे ही धर्म के लोगों के साथ हमने पशु समान व्यवहार किया है। ऐसा भेदभाव करके हमने ही अपने ही धर्म का बहुत नुकसान किया है। अब आपको मालूम हुआ होगा कि पहले हमारी भारतीय व्यवस्था मनुस्मृति इस ग्रंथ के अनुसार कैसे चल रही थी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, जब हमारा संविधान राष्ट्र बना देश, तब देश को एक अलग ही दिशा मिली।
और भारतीय व्यवस्था ने एक नई छलांग लगाई। वर्तमान में हमारी व्यवस्था न्याय, स्वातंत्र्य, समानता और बंधुत्व के समतावादी सिद्धांत पर आधारित है, स्थायिक है। अंत में मेरा मत यह है कि उस समय भारत में वर्ण व्यवस्था की एक इमारत जैसी संरचना थी, जिसमें मानसिक तौर पे एक सामाजिक घटक नीचे और उसके नीचे एक सामाजिक घटक यानी समुदाय रखा गया था। और इस मनोव्यवस्था में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। लेकिन ऐसी व्यवस्था की वजह से एक समाज, एक वर्ग के लोगों के जीवन का सोना हो गया और इसी व्यवस्था के कारण दूसरे सामाजिक वर्गों का जीवन बद से बदतर हो गया। उनका जीवन राख हो गया, उनके जीवन की मिट्टी हो गई। और जिस तबके के लोगों पर अधिक जिम्मेदारियां, अधिक कर्तव्य, अधिक काम थोपे गए थे, ऐसे ही समूह घटक को मुख्य धारा से अलिप्त रखा गया, जिससे उस विशेष घटक समुदाय की और उनकी अगली पीढ़ी का बहुत सारा नुकसान हो गया। और अभी तक वो नुकसान झेल रही है, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए पूंजी नहीं थी। क्या करें, उत्पन्न कैसे करें, भांडवल कैसे प्राप्त करें, यानी वित्तीय नियोजन, संपत्ति खरीदना और बेचना कैसे करें, उन्हें वो अधिकार ही नहीं थे। इन तबके के लोगों को उस समय उस वर्ण व्यवस्था में कोई अधिकार ही नहीं दिया, उन्हें मुख्य धारा से वंचित रखा गया। तथाकथित उच्च वर्गों के लोगों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है, इसलिए उनकी हालत आज खराब है। ऐसी व्यवस्था की वजह से हमारा एक तबका बहुत पीछे रह गया। इसलिए इस तबके को, इस समुदाय को ऊपर उठाने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया है, रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। इनके संरक्षण हेतु SC/ST एक्ट यानी कि एट्रोसिटीज़ का भी प्रावधान किया गया है। कुछ लोग हैं अध्ययन नहीं करते, विचार नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं। और हमारे देश में युवाओं की संख्या इसमें अधिकतम है। मैं युवाओं को एक सलाह देना चाहता हूँ, पहले पढ़े, जिस पर बोलने वाले हो आप उस पर अध्ययन करें और फिर बोले, फिर अपना विचार प्रस्तुत करें। एक वीडियो है, वो देखिए। हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है। धीरे धीरे महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जात पात के उल्लेख से। मोहन भागवत RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक है। उन्होंने स्वीकारा है कि हजारों वर्ष से हमने अपने समाज के एक वर्ग को बहुत पीछे छोड़ दिया है, मुख्य धारा से वंचित कर दिया है। मुझे मोहन भागवत से एक बात कहनी है, यदि आप वास्तव में देश में समानता लाना चाहते हैं तो उस समुदाय यानी SC/ST वर्ग के एक शिक्षित, साक्षर, बुद्धिमान व्यक्ति, उसमें पुरुष हो या महिला हो, उसमें से एक उपयुक्त व्यक्ति चुने और उसे RSS के सरसंघ चालक का पद बहाल करे, उसे पद वो दे। साथ ही मंदिर की चाबियाँ यानी बड़े बड़े मंदिरों में जो परीक्षा लेके पुजारी के रूप में हिंदू दलितों को चुने, और रोटी बेटी व्यवहार यानी कि जो योग्य युगल है यानी कि जो सक्षम लड़का है या लड़की है, उसमें अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज शुरू करें। तभी कहा जा सकता है कि समतावादी विचार स्थापित हो गए हैं। अन्यथा आप सभी को तो मालूम है, आप सब लोग जानते हैं, दिखाने के दांत और खाने के दांत, वो कहावत। 21वीं सदी में AI के युग में दुनिया कहाँ चली गई है और हम कहाँ हैं। व्यापक मन से, बड़े मन से सोचे कि हम किस भेदभाव में फंसे हुए हैं और हमारा देश विकसित नहीं है, वह विकास की राह पर है। देखिए कैसे विकास होगा। यह तभी विकसित होगा जब हम सब अपने अपने क्षेत्र में, फील्ड में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के एक दूसरे की मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइए सब मिलकर एक साथ एक दूसरे को समझे और आगे बढ़े। लेट अस ऑल कम टुगेदर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। जय हिंद। मैं सुशांत गौड़ी।